डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं ऑडिट में। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आपको बताया था इसके दो पहलू हैं। एक आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक सिस्टम और दूसरा इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण। हम इसमें आंतरिक निरीक्षण ये पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको ये बताया था कि आंतरिक निरीक्षण में कार्य विभाजन की व्यवस्था है और ये कार्य विभाजन इस तरह से किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कोई ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर सके। यानी यदि वह ट्रांजैक्शन 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है तो तीनों व्यक्ति अलग अलग होंगे। पहला व्यक्ति जैसे काम पूरा करेगा, दूसरा व्यक्ति उसकी जांच कर लेगा, दूसरा व्यक्ति जैसे पूरा काम पूरा करेगा, तीसरा व्यक्ति उसकी जांच कर लेगा। इस तरह हमारे कार्य विभाजन की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरा कर्मचारी अनिवार्य रूप से करता है, ताकि कोई भी गलती या गबन हो तो वह तुरंत पकड़ा जा सके, अशुद्धि हो तो सुधार किया जा सके। इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे करेंगे, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आंतरिक अंकेक्षण क्या है, इस अंकेक्षण की विशेषताएं क्या हैं, अंकेक्षण कैसे करवाया जाएगा, कौन व्यक्ति करेगा, कैसे करेगा, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आंतरिक अंकेक्षण, इसके अंतर्गत जो लेखा व्यवहार किए गए हैं, जो प्रबंधकों ने नीतियां बनाई हैं लेखा के संबंध में, उनकी जांच की व्यवस्था है। लेकिन यह जांच किसी बाह्य पक्ष के द्वारा नहीं करके संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही की जाती है। यानी संस्था में जो नियमित कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, वे ही अन्य कर्मचारियों ने जो लेखा पुस्तकों में लेखा किया है, जिन्होंने प्रबंधकीय नीतियों को क्रियान्वित किया है, उनके कार्य की जांच करते हैं। अब हमको समझ में आ गया होगा कि संस्था के नियमित कर्मचारियों के द्वारा ही दूसरे कर्मचारियों की कार्य की जांच की व्यवस्था ये आंतरिक अंकेक्षण है। हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण लेखांकन लेन देनों का एक व्यापक परीक्षण है या जांच है, जिसके अनुसार उनका रिकॉर्ड किया गया है, वो ठीक प्रकार से लेखा पुस्तकों में लिखे गए हैं, नियमों का पालन किया गया है। यदि कोई त्रुटि हुई है या गबन हुआ है, उसको पकड़ने की व्यवस्था और आवश्यक रिपोर्ट प्रबंधकों तक देना, यह आंतरिक अंकेक्षण में सम्मिलित होता है। तो इस आंतरिक अंकेक्षण मुख्य विशेषताएं क्या है? जैसे मैंने बताया, आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत यह लेखांकन जो नीतियां हैं, लेखांकन जो व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे गए हैं, उनकी जांच की एक
सुनिश्चित व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह जांच संस्था के वेतनभोगी नियमित कर्मचारियों के द्वारा ही की जाती है। यह कार्यों का पुनर्निरीक्षण है या कार्यों की जांच है। इस जांच के लिए कुछ संस्थानों में अलग से एक विभाग होता है जिसे आंतरिक अंकेक्षण विभाग कहते हैं। जो छोटी संस्थाएं हैं वहाँ पर कुछ कर्मचारी इसके लिए निर्धारित होते हैं। इनमें अंकेक्षण के वही सिद्धांत काम में ले जाते हैं जो वैधानिक अंकेक्षण के लिए काम में लिए जाते हैं। आंतरिक अंकेक्षण दल अपनी रिपोर्ट संस्था के प्रबंधकों को जांच के बाद प्रस्तुत करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं में कार्य की जांच है, नियमित कर्मचारियों के द्वारा जांच है, अलग से विभाग या अलग से कर्मचारी नियुक्त होते हैं जो जांच करते हैं और जांच ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि वैधानिक अंकेक्षण में जांच होती है और अपनी रिपोर्ट जांच के बाद प्रबंधकों को प्रस्तुत करते हैं। अब ये आंतरिक अंकेक्षण इतना आवश्यक क्यों है? सामान्यतः जो भी संस्थाएं काम करती हैं उनमें जांच की व्यवस्था जरूर होती है। तो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें पूरा एक विभाग होता है और जो छोटी संस्थाएं होती हैं उनमें कुछ कर्मचारी होते हैं, लेकिन जांच की व्यवस्था जरूर होती है। जांच आवश्यक इसलिए है ताकि गलती नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो, गबन नहीं हो। यदि हो तो समय पर उनको पकड़ा जा सके, समय पर उनका सुधारात्मक उपाय किया जा सके, अंतिम खाते सही और उचित स्थिति को प्रदर्शित कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार में सब अधिकृत हैं, यानी जो भी ट्रांजैक्शन किया या परचेज का किया हुआ या सेल का किया होगा या हमने कोई प्राप्ति की होगी अपने देनदारों से, वह सब अधिकृत हैं। अधिकृत का मतलब उन व्यवहारों को करने के लिए संस्था योग्य है, किया जा सकता है। जैसे हमने कोई किसी इंडिविजुअल कर्मचारी की LIC का भुगतान किया, उसके व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान किया, तो ये व्यवसायिक खर्चा नहीं है, ये अधिकृत खर्चा नहीं है जब तक कि सेवा नियमों में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो। तो अंकेक्षण करना, आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत अधिकृत जो व्यवहार हैं उन्हीं की जांच की जाती है। तो ये देखा जाता है कि व्यवहार अधिकृत है या नहीं है। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है लेखांकन क्रियाओं की जांच करना। क्या जो लेखांकन क्रिया अपनाई गई है वह सही है क्या, क्या उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। जो हमने नीति या प्रक्रिया तय की है उसी नीति और प्रक्रिया के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सुनिश्चित करना। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना कि आपके कार्यों की जांच हो रही है, इसलिए सावधानीपूर्वक काम किया जाए। जहाँ कुछ गलतियाँ या गबन नज़र आते हैं उन पर विशिष्ट अन्वेषण किया जाए, अनुसंधान किया जाए। जो संस्था में आपस में मिलजुल कर जो गबन होते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको रोका जाए। प्रबंधकों को ये विश्वास दिलाना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है कि अंकेक्षण प्रणाली प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धियाँ त्रुटियाँ नहीं हैं, कोई गबन नहीं हो रहा है, नीतियों के अनुसार काम किया जा रहा है। संपत्तियों की सुरक्षा करना और लेखांकन के नियम और सिद्धांतों का पालन करवाना
ये भी आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य। यदि नहीं हो रहा है तो सुधार करना उसके अंतर्गत। और लास्ट में वैधानिक अंकेक्षण कार्य को सुगम बनाना। आंतरिक अंकेक्षण जितना व्यवस्थित होगा, जितना प्रभावी होगा, वैधानिक अंकेक्षण उतना ही ठीक होगा, कम समय में होगा। ये आंतरिक अंकेक्षण के कुछ उद्देश्य थे। अब आंतरिक अंकेक्षण जो विभाग हमने बनाया, जो कर्मचारी हमने निर्धारित किए, उनको जब तक हम स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण के लिए कुछ आवश्यक बातें भी हैं जो उस संस्था में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आंतरिक अंकेक्षण प्रभावी नहीं हो सकता, और जो उद्देश्य हम निर्धारित कर रखा है आंतरिक अंकेक्षण के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब कैसे ये कौन कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं इन विभाग की या कर्मचारियों के लिए? पहली आवश्यकता है कि व्यवसाय की प्रकृति को, आकार को और उसमें किए जाने व्यवहार को देखते हुए पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। मान लीजिए कोई से एक व्यक्ति को हम नियुक्त कर दिया कि तो लेखा व्यवसाय जांच करेगा। एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, यदि संस्था बड़ी है, कि सभी व्यवहारों को जांच कर पाएगा। तो सामान्यतः जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त कर्मचारी जांच के कार्य में लगाए जाने चाहिए। और जो कर्मचारी जांच के लिए लगाए गए हैं वह कर्मचारी योग्य और अनुभवी होने चाहिए। यदि ऐसे कर्मचारी लगा दिया हमने जांच करने में आंतरिक अंकेक्षण विभाग में, जो को लेखांकन के बारे में जानकारी है नहीं है, न कोई उसको अनुभव है, न उसको कोई प्रशिक्षण दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति ठीक प्रकार से जांच नहीं कर पाएगा। हमको लेखा विभाग में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो लेखा को समझते हैं, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण दिया हुआ है, कुछ योग्यताएं वो रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है, कई वर्षों का उससे काम करने का अनुभव हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को आंतरिक अंकेक्षण विभाग में लगाया जाना चाहिए। और कर्मचारी की रुचि भी होनी चाहिए। आपने कुछ कर्मचारी की जांच में रुचि नहीं होती, वो उसको अच्छा काम नहीं मानते, तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा कर्मचारी हमारा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। जब तक उसकी जिज्ञासा समाधान नहीं हो जाए, वह आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता रहे, प्रपत्र प्राप्त करता रहे, प्रमाणक प्राप्त करता रहे। तो जैसे जैसे उसको शंका होती है, वह शंका के निवारण के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण, प्रपत्र आदि प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह ठीक प्रकार से जांच नहीं कर पाएगा। तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसे कर्मचारी स्वतंत्र होने चाहिए। अब सामान्यतः इसकी आलोचना भी इसी आधार पर होती है कि जो कर्मचारी संस्था का वेतनभोगी कर्मचारी है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य की जांच नहीं कर सकता, उनकी कमियां नहीं निकाल सकता। उसे डर लगता है कि यदि मैंने कोई कमी निकाली है तो मेरे वेतन पर, मेरी नियुक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिन कर्मचारियों को आंतरिक अंकेक्षण विभाग में लगाया जाए, वो कर्मचारी स्वतंत्र होने चाहिए। उनको इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिए
कि आप संस्था के हित में काम कर रहे हैं। जो गलतियां आप कर्मचारियों में पकड़ते हैं, दुर्भावनावश आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को अपने से नीचे के अधिकारियों के लिए भी, अपने से ऊपर के अधिकारियों के कार्यों की जांच करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि ये अपना प्रतिवेदन केवल संस्था के जो प्रबंधक हैं, उच्च प्रबंधक हैं, उनको प्रस्तुत करें। संचालक मंडल को, प्रबंधकों को, हर किसी व्यक्ति को नहीं, हर विभाग के नहीं, जो क्योंकि यदि उनको प्रस्तुत करना पड़ा अपना प्रतिवेदन तो स्वतंत्रता में कमी आ सकती है, क्योंकि वह उसी विभाग के दिन काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी जांच के लिए प्रपत्र, लेखा पुस्तक, प्रलेख, सूचना आदि मांग सकते हैं। गोपनीयता के आधार पर उनको मना नहीं किया जाना चाहिए। यदि इतनी स्वतंत्रता देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य है, उस आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। अब आंतरिक अंकेक्षण कार्य कैसे करें? तो कार्य करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आंतरिक अंकेक्षक अपनी जांच की नीति, प्रक्रिया आदि का तैयार कर ले। कौन कौन से कार्यों की जांच करनी है, इसकी योजना बना ले। जांच के दौरान त्रुटियां ध्यान में आई हैं उनको अलग से नोट कर ले और समय समय पर प्रबंधकों को इस जांच की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता रहे। ये आंतरिक अंकेक्षण के बारे में सामान्य जानकारी है। हम इसके बाद आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, क्या आंतरिक अंकेक्षण कराने के बाद में वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता होती है नहीं होती है, और आंतरिक अंकेक्षण की कौन सी सीमाएं हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको कोई भी किसी तरह की इस विषय में कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी कठिनाइयाँ बता सकते हैं।